गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 28 ऑफ जुलाई। तो 28 जुलाई का हम अपना हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेपर पे जो न्यूज़ आती है आपका बासावाराज, जो बासावाराज आपके बोमाई हैं वो नए सीएम होंगे कर्नाटक के। कुछ इशू था, कुछ कम्युनिटी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, लिंगायत कम्युनिटी थी उसको लेकर भी इशू था और भी बहुत सारे इशू थे, तो सीएम चेंज करना पड़ा। लिंगायत के थोड़ा सा बता देता हूँ, शिवा के भक्त हैं और जो ये शिवा की पूजा करते हैं ये बताते हैं ये हिंदू वाले शिवा नहीं है, डिफरेंट शिवा है जिनकी पूजा करते हैं। ये एक सेपरेट माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं, जस्ट लाइक ए जैनिज्म का, जैसे जैनों का है, जैसे बुद्धिस्ट का है, तो ऐसे एक माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं। और जो इनकी पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं कर्नाटक में मेजर रहती है और माइनर उसके आसपास की जो स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये न्यूज़ है, हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था लिंगायत के बारे में, आज रिपीट नहीं करेंगे। फिर मे बी चिल्ड्रन को जैब मिल सकती है, ऐसा अगस्त में बोला है। और राइट टू हेल्थ हैज़ टेकिंग, मतलब कि बैक टू सीट, PIL लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू हेल्थ सबका अधिकार है, तो बच्चों को भी लगनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगस्त तक हम वैक्सीन बच्चों को भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलो अच्छी बात है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है मिज़ोरम और असम के बॉर्डर में जो क्लैश हुआ है, बीच में जो क्लैश हुआ है, कल मैंने आपको पूरा बताया था। उनकी 1873 की ट्रीटी भी बताई थी, 1933 की ट्रीटी बताई थी, प्रॉपर बताया था मैंने कल आपको। अगर आपको देखना है तो स्टार्टिंग की ही वीडियो है वो, कल के हिंदू की आप वीडियो देखना, उसमें स्टार्टिंग में ही है, वो स्टार्टिंग में ही है। पार्ट 1 देखना, पार्ट 1 में 2 भाग में कल उसको बनाया था वीडियो, क्योंकि लंबी थी। तो पार्ट 1 वीडियो देखना, स्टार्टिंग में पूरा क्लैश को एक्सप्लेन किया है, आसाम और मिज़ोरम के बीच में जो जो चीज़ के लिए वो क्लैश है। नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है वो आती है राकेश अस्थाना, कि नए अपने पुलिस कमिश्नर होंगे दिल्ली के। पूछ सकता है, 1 वर्ड एग्जाम में किसी में पूछ सकता है, तो ये गुजरात कैडर से आते हैं। फिर दूसरी न्यूज़ आती है CAA से रिलेटेड। क्या न्यूज़ के अंदर है वो हमें नहीं पता। कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन उठाया CAA के ऊपर, तो हम CAA के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी जो न्यूज़ आती है, जो हमारे मिनिस्टर हैं कृष्णा रेड्डी, जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, इस पेंडेमिक की वजह से 21.5 मिलियन यानी कि 21.5 मिलियन जॉब लॉस्ट हुई हैं टूरिज्म सेक्टर में बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो कहीं ना कहीं इसको रिवाइव किया जाएगा, उसको दोबारा से इसको उठाया जाएगा। हम पढ़ेंगे टूरिज्म सेक्टर इंडिया में कैसा है और CAA के बारे में अपने नोट्स के अंदर। सर तो हम आते हैं अपने नोट्स के अंदर। अगर आपको ये PDF चाहिए नोट्स की, तो आप सीधे जाना टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम डाउनलोड करना, उस पर जाना और वहाँ पे जाके ऊपर सर्च बॉक्स होता है, उसमें सर्च करना @UPSC _ डैश होता है नीचे, और हिंदू टाइप करना, सीधा चैनल आ जाएगा। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इस वीडियो का, वहाँ पे भी चैनल का लिंक है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो टूरिज्म सेक्टर इंडिया में कैसा है, कुछ की पॉइंट बताता हूँ। जो ये टूरिज्म सेक्टर है कंट्रीब्यूट करता है इंडिया को और पूरे वर्ल्ड में एज वेल एज, तो आपने पता है सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। टूरिज्म जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है ग्लोबली इकोनॉमी में, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में। मतलब कि जैसे हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में अगर इसको देखोगे, ये मतलब 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर है पूरी वर्ल्ड में, ये टूरिज्म सेक्टर जो है। जस्ट वेट अ मिनट, चलो कोई यहाँ से इधर से कट गया, कोई बात नहीं है। तो ये 3rd लार्जेस्ट है, आपने देख लिया। और क्या बताया गया है कि इट इज़ अकाउंट 7% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है, इधर से उधर लोग जाते हैं, पूरा जो ट्रेड होता है उसका 7% हिस्सा ये है। इट एम्प्लॉय 1 in every 10 पीपल। पूरे वर्ल्ड में अगर 10 लोग लोगे, 10 में से 1 लोग इस सेक्टर में काम करता हुआ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ इस सेक्टर से आपको मिल जाएगा। ये कुछ फैक्ट है। इट प्रोड्यूस अराउंड 330 मिलियंस जो जॉब प्रोवाइड करता है। अब आप लगा लो कितना बड़ा सेक्टर है, नियर अबाउट 33 करोड़ के आसपास ये जॉब प्रोवाइड करता है लोगों को। इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा सेक्टर है। इन इंडिया जो ट्रैवल होता है, जो टूरिज्म सेक्टर है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। इसमें कम से कम 87.5 मिलियन लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसा बोलता है। अभी लॉस कितना हुआ है, 21.5 मिलियन जॉब चली गई है। इक्विवेलेंटली क्या है कि 12.75% जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है ना, मतलब जितना पूरा टोटल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोगों को रोजगार मिला हुआ या इनफॉर्मल में, फॉर्मल में, तो 12% इस सेक्टर से आता है, ऐसा आप बता सकते हैं।
अब टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया क्या है, एक तो अपॉर्चुनिटी क्या है कि बहुत सिग्निफिकेंस रोल निभा सकता है ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर, मल्टीप्लायर एंड बिकम ए क्रिटिकल सिंस द इंडिया हैज ग्रो रैपिड। जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा रोल हमारी सोसाइटी में निभा सकता है। टूरिज्म जो है इसे इंट्रीगल पिलर ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एक तरह से बहुत अच्छा पिलर का रोल भी निभा सकता है जो हमारा प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। इंडिया हैज़ ओवर इतने सारे बीचेज हैं, 2200 बीचेज हैं हमारे पास, 40 यूनेस्को हो गई हैं। पहले 38 थी हमारे पास, 2 बढ़ गई हैं रामापा, और आज जो हो गई है धौलावीरा, तो 2 बढ़ गई हैं, तो पूरी हमारे पास 40 हो गई हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 668 हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हमारे टूरिज्म की, हमारा कल्चर है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ऐसी कुछ हमारी चीज़ें हैं। जो इंडिया की रैंक आती है, एक डाटा निकलता है, इंडेक्स आता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म क्वान्टिटेटिव इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको निकालती है, तो याद रखो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसको निकालती है। उसमें इंडिया की रैंक जो है उसमें 52 है 2015 में, और 40 पोजीशन हो गई है 2017 में। तो यानी हमारी रैंक कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती जा रही है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। नाउ इंडिया मूव अप टू 6 पोजीशन, 34 पे हम देखो आ गए हैं, 34 पे 2019 में हम 34 रैंक पे आ गए। तो कितनी बढ़िया चीज़ है। तो हमारी रैंक कैसे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे हमारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हॉस्पिटलिटी बढ़ रही है, रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, तो हमारी रैंक भी अच्छी होगी। ईजी होगा ना, जब मोबिलिटी बढ़ेगी, चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो हमारी रैंक भी ईजी होगी। तो ये कुछ है। 2028 तक ये बोला जाता है कि टूरिज्म जो हॉस्पिटलिटी है, ये मतलब कि अर्न करेगी 50.9 बिलियन विजिटर एक्सपोर्ट कंपेयर टू अभी 28 मिलियन के आसपास हमें पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 50 बिलियन, जस्ट डबल हो जाएगा 2028 तक। 2029 में बोला है कि जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म जो होगा विल बी अकाउंट 53 मिलियन जॉब ये लोगों को प्रदान करेगा, पर पेंडेमिक से बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस सेक्टर को, आप देख सकते हैं। 2030 तक इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है कि टॉप 5 जो बिजनेस ट्रैवल मार्केट में इंडिया कहीं ना कहीं काउंट होगा, ऐसा ये सर्वे बता रहा है। अब कुछ इसकी स्ट्रेंथ है, जैसे है हमारे पास क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भव है, मल्टीट्यूडर टूरिज्म का रिलीजन डेस्टिनेशन है हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव, गेस्ट का मतलब ट्रीटेड एज ए गॉड। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे हैं सब चीज़ों में। फिर ये है कि कंट्री जो है, लैंडस्केप हमारा बहुत अच्छा है, ग्लोरीफाइड नेचर है, हर चीज़ की है, आप डेजर्ट भी देख सकते हो हमारे यहाँ, चीज़ें भी देख सकते हो, हेरिटेज चीज़ें भी, सब कुछ आप देख सकते हो। फिर क्या है, अब आपके पास अवेलेबल है कि ह्यूज लेबर फोर्स, जो हमारे पास लेबर फोर्स है ना, अच्छे स्किल और अनस्किल लेबर है हमारे पास, तो हम टूरिज्म सेक्टर में उसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, तो उसमें हम कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैं, जेम्स जो हैं, ज्वेलरी जो है, जिनमें नक्काशी है ना हमारे पास जो है, वो बहुत ही यूनिक है अपने आप में। आप और उस नक्काशी का डिफरेंट रंग है, राजस्थानी स्टाइल, आप साउथ इंडियन स्टाइल दे सकते हो, आप नॉर्थ ईस्ट स्टाइल दे सकते हो, आप कश्मीरी स्टाइल दे, पूरा एक अलग अलग चीज़ है। फिर हमारा मेडिकल टूरिज्म, आपको मैं बताऊँ, अगर आपको एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसकी मम्मी का यहाँ, वो यूके रहते हैं, वहीं पे सेटल हो गया, उसकी मम्मी का ऑपरेशन इंडिया में हुआ था, उसी ऑपरेशन के यूके में कम से कम बहुत पैसे ले रहे थे, और बहुत ज़्यादा। वो यहीं पे मेदांता के अंदर, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर, वही ऑपरेशन बहुत सस्ते में, जस्ट 1/4 या 1/3 मान लो उसको, इतने में हुआ। तो आप खुद देख सकते हो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आपको देखना है ना, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो उनके आसपास देखना, आपको इतने विदेशी नागरिक मिलेंगे वहाँ पे इलाज कराते हुए, आप सोच नहीं सकते हैं। इसका बहुत बड़ा चीज़। फिर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास डोनर बहुत ईजी मिल जाता है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और भी बहुत सारे रीज़न है, पैसे में लोग दे देते हैं, वैसे भी दे देते हैं। फिर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि किसी आदमी की डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हो गई है, तो उसकी हम चीज़ें यूज़ कर पाते हैं किसी अच्छे के आदमी के अंदर, जिसको ज़रूरत है, उसके घर वाले अगर देना चाहते हैं तो, या फिर वो आदमी देना चाहता है, तो ये चीज़ है। फिर कुछ चैलेंजेस है हमारे टूरिज्म के सामने। कुछ चैलेंजेस हमारे सामने क्यों है, क्योंकि हमारा जो चीज़ है ना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। हम 100 जो हमारी पोटेंशियल है ना, हम पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, बस हम ओनली 43% ऑफ टोटल पोटेंशियल से काम कर रहे हैं। अगर 100% होगा तो खुद देखो, जस्ट हाफ है, 43 पोटेंशियल से काम कर रहे हैं, तब इतनी जॉब है, इतना पैसा है। अगर 100 पोटेंशियल से काम करेंगे तो जस्ट हर चीज़ डबल हो जाएगी। तो ये कुछ है। एक तो हमारा इंटीग्रेशन नहीं है विद अदर इंडस्ट्री। जैसे चीज़ है,
अदर इंडस्ट्री क्या बोल रहे हैं कि आपका टूरिज्म है, मुझे आगरा जाना है, तो मुझे वहाँ पे फ्लाइट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि मैं अमेरिका से आऊँ, सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे दिल्ली उतरूँ, दिल्ली से सीधा मैं फिर आगरा चला जाऊँ, ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। भले से है एयरपोर्ट आगरा में, पर मैं एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ से मुझे कहीं और जाना है, फतेहपुर सीकरी जाना है, तो स्पेशल उसके लिए कोई कार्गो वार्गो या फिर कोई बसेस की सुविधा हो, तो एक पूरी कनेक्टिविटी होगी, एकोमोडेशन अच्छे होंगे, एविएशन अच्छे होंगे, रेलवे स्टेशन, रोड, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट सब अच्छा होगा, तो एक तरीके से ये पूरा सेक्टर अच्छे से कर पाएगा। फिर हमारे कॉस्ट ऑफ जो ट्रैवल एकोमोडेशन है वो थोड़ा कॉस्टलियर है, वो अगर सस्ता हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो टूरिज्म अट्रैक्शन और बढ़ेगा। लैक ऑफ मार्केटिंग है, अभी तो मार्केटिंग आप देखने लगे हो, चीज़ों की मार्केटिंग होने लगी है, पहले आपको ऐड भी नहीं मिलते थे टूरिज्म के, तो पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का टूरिज्म का ऐड है कि फिर उम्मीदों का देश उत्तर प्रदेश, तो मतलब ये उत्तर प्रदेश, मतलब ऐसे ऐसे अब एडवर्टाइजमेंट आने लगे हैं, चीज़ें आने लगी हैं, उनका वो बढ़ने लगा। फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपका डिसमिनेशन एंड लैंग्वेज क्रिएशन। देखो बैरियर क्या आता है लैंग्वेज का, अगर मैं साउथ इंडियन घूमने जाऊँ, वहाँ पे देखूँ तो चीज़ों में लैंग्वेज का थोड़ा इशू आता है, उसको अगर वहाँ पे कुछ गाइड वाइड अच्छे हो जाए चीज़ें, तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। फिर पेंडेमिक इम्प्लीकेशन, सबसे बड़ा क्या है कि जो ट्रैवल बैन इंट्रोड्यूस हुआ है ना पेंडेमिक की वजह से इतने सारा, तो सबसे का अब ये देखा जा रहा है कि 30 साल पीछे कर दिया इस सेक्टर को इस पेंडेमिक की वजह से। ऐसे मैंने नहीं, यूएन वर्ल्ड ट्रेड, जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने एस्टिमेट किया है 70% डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल टूरिज्म, 70% डिक्लाइन हो गया है, और जो लेवल है बैक 30 साल पुराना जो हमारी बुनियाद थी वहाँ पे पहुँचा दिया है। इस चीज़ को याद रखना। तो वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिए गए इसको बढ़ाने के लिए, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम, आपकी स्वदेश मतलब अपने देश घूमो दर्शन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। इसके अंदर क्या 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था, और इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेसिस जो टूरिस्ट हो सर्किट बनाए गए थे। उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज, आपको एग्यूमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद याद रखो, बस प्रसाद ही पूछेगा, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। फोकस क्या था, आइडेंटिफाई करना, डेवलपिंग करना, जो पिलग्रिम साइट है ना अपनी, उनको अच्छे तरह से डेवलप करना और टूरिज्म में उनको जोड़ना, तो वो था प्रसाद। प्रसाद याद रखो, जो हमारे रिलीजियस टूरिज्म, प्रसाद मिलता है ना मंदिर में, तो उससे आप याद रखो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए था ये। जैसे आप बोध गया घूमने जाओ, फिर आप अमृतसर जाओ गोल्डन टेम्पल, तो ये रिलीजियस प्लेस है, टूरिज्म भी बढ़ता है, ये सब चीज़ें। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये 2017 में लॉन्च किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, कल्चर ने, ASI ने और स्टेट ने बहुत सारे के साथ लॉन्च किया। कह नहीं रहे थे कि इसमें मेंटेनेंस टूरिज्म, कह रहे थे कि लाल किला है ये अडानी ग्रुप को बेच दिया गया है, ये डालमिया ने खरीदा नहीं है, वो उसने अडॉप्ट किया है। जो उसकी एमिनिटीज़ हैं, जो उसकी मेंटेनेंस रखने की चीज़ है, वो ग्रुप करेगा, बस इसलिए अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट आया था। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, एक मिनिस्ट्री का पोर्टल है, उसने लॉन्च किया है, जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, यानी आप भी जा सकते हो, फॉरेनर टूरिस्ट नहीं, ठीक है ना। स्पेशल वीज़ा कैटेगरी भी उसमें मेंशन की है कि मेडिकल वीज़ा, मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया टूरिज्म, कि आप एंट्री इन द मेडिकल टूरिस्ट इंडिया में आ सकते हो। आप देख सकते हो, पोर्टल आपको ही इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों के फॉरेनर को ही देगा, ये है। फिर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में क्या टूरिज्म बढ़ाना है उनको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा सेक्टर है, ग्रीनरी भी हर कुछ है, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 से स्टार्ट की गई थी। और ये किसने की थी, टूरिज्म ने नहीं की थी, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मोदी गवर्नमेंट ने सेपरेट एक मिनिस्ट्री बनाई है, इस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी कि जाओ देखो टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज और बिजनेस कैसा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो बहुत पुरानी स्कीम है, ये प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से लॉन्च की थी 2015 में, ऑन द ओकेजन ऑफ 1/4 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें क्या है कि इनोवेटिव मेजर्स लिए गए, बाउंडेड किया गया, स्टेट को स्ट्रेंथिंग किया गया, यूनिटी इंटीग्रिटी बढ़े। मेन मोटो क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, इट शोकेस द रिच हेरिटेज, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, मतलब पूरे भारत को एक जगह लाके इन्हें दिखाना था। एक स्कीम आती है निधि, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन डाटाबेस तैयार करना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जिसका नाम ही है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टू क्लियर पिक्चर हो, हमारी जोग्राफिकल स्प्रेड हो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैसा है, साइज स्ट्रक्चर कितना वो ग्रो किया। एक स्कीम थी साथी, इसमें क्या था कि इसमें सिस्टम ऑफ असेसमेंट, अवेयरनेस, ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये हॉस्पिटैलिटी क्या होता है कि आप किसी को सुविधा प्रोवाइड करना, हॉस्पिटैलिटी ये नहीं कि हॉस्पिटल है या फिर उससे नहीं, आपको सुविधा क्या क्या प्रदान करें। इसे लॉन्च किया गया कि कोविड-19 सेफ्टी हाइजीनिक गाइडलाइंस इंश्योर ऑफ सेफ्टी, हेल्थ और एम्प्लॉय कस्टम,
जो वहाँ से लोग आए उनको देखा जाए। इसमें प्रिपेयर किए गए होटल को ऐसे बनाया गया कि मतलब एक सेफ्टीनेस दिखाई गई, तो वही सारी की सुविधा आपको इतनी सारी चीज़ प्रोवाइड की गई। देखो अपना देश इनिशिएटिव भी चलाया गया, हम भी, हमारे लिए भी चलाया गया ना, अब तक फॉरेनर के लिए था, हमारे लिए भी चलाया गया। देखो अपना देश की इंटरनल टूरिज्म भी बढ़े। फिर ड्राफ्ट की गई 2015 में टूरिज्म पॉलिसी, ये आप पूरी आप देख सकते हैं। बुद्धा सर्किट डेवलप किए गए, इसमें रामायण सर्किट, आपके हिमालय सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ये सारे सर्किट डेवलप किए गए। फिर एक पॉलिसी में एक वैल्यू क्या था, बहुत बड़ी चीज़ बढ़िया क्या थी, स्वागत, सोचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, आपका समर्चना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सफाई, ये 3 जो एस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एस का ध्यान रखा गया। 7 फॉर 7 भी होता है और एस फॉर 7, तो 7 एस का ध्यान रखो। कोई आपका मेहमान आएगा, पहले वेलकम करोगे, फिर उसे बताओगे सर ये हमारे जानने वाले हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे ये हैं, तो इन्फॉर्मेशन दोगे। सोचना, फिर उसको सुविधा दोगे, सर आप बैठिए, आपके लिए पानी वानी लाता हूँ, सुविधा दोगे। फिर आपको उसे ऐसे महसूस ना हो कि मैं कहीं बाहर घर में आ गया हूँ, आप कहोगे नहीं नहीं हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी है। फिर वो आपसे कुछ काम मांगेगा तो सहयोग भी करोगे उसका। फिर उसको बताओगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैंने ऐसे कहानी बना के याद कराना चाह रहा हूँ। फिर लास्ट में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाचरना और आपका सफाई। एम था इंक्रीज़ करना था अपने टूरिज्म सेक्टर को, कि जो अभी इतना परसेंट है 2020 में इंक्रीज़ करके 2025 तक 2% किया जाए इस चीज़ को। तो कुछ है जो रोबस्ट डिमांड है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, हमारा पॉलिसी सपोर्ट है, इन सब चीज़ों, तो ये सिर्फ जाके आप पढ़ लेना चीज़ें जो मैंने इसमें अंदर रखी हैं। आगे चलते हैं। दूसरा आता है CAA से रिलेटेड, ये 2019 में लेके आए थे नोटिफिकेशन इसका, और ये फोर्स हुआ था जनवरी 10 2020 से चालू हो गया था। मैंडेटरी था चीज़ों को करना। और इसमें क्या किया गया था, जो 1995 वाला है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1995 वाला है, 1955 वाला, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे 2019 में। चेंजेस क्या किए गए थे, चेंजेस ये किए गए थे, 6 कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन, 3 देश से जो आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो इनको सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी। अब हमारा देश कितनी प्रकार की सिटीजनशिप देता है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड आप कोई भी टेरिटरी, बाहर की टेरिटरी को इंडिया में ऐड किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 प्रकार की सिटीजनशिप हमारा देश देता है, तो उनको सिटीजनशिप दी जाए। इस एक्ट में साथ में एक काम और किया गया था कि एक्ट प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, इसमें ये चेंज किया, तो ये वाला भी इसमें एक चीज़ और चेंज की थी OCI वालों के लिए, कि गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है OCI कार्ड, कुछ उसके मेजर्स हैं उनके ऊपर। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है इस वाले, ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा CAA जो ट्राइबल एरिया है, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय के, बिकॉज ऑफ दे इंक्लूडिंग 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखो कि 6 शेड्यूल में जो जो एरिया आते हैं, MATM बोलता हूँ, महात्मा करके बोलता हूँ मैं इन्हें, तो 6 शेड्यूल में जो एरिया आता है उनमें लागू नहीं होगा। जो इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं, इनर लाइन परमिट जो है इसे क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम पर था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसी का इशू है मिजोरम और आसाम का। मिजोरम वाले बोलते हैं कि ये हम मानेंगे जो इस टाइम पे हुआ था, और जो असम वाले बोलते हैं हम 1933 वाला प्रोविज़न मानेंगे, उसकी लड़ाई रहती है। तो इसमें जो एरिया आते हैं, तो इनर लाइन परमिट में ILP में कौन कौन से आते हैं, आपका अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इसमें लागू नहीं होगा। अब इशू क्या है इसके साथ, इशू वही है कि आप वायलेशन कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14 का। वो क्यों कर रहा है कि इक्वालिटी, आपने मुस्लिम को क्यों छोड़ा, अदर कम्युनिटी को क्यों छोड़ा, जो तमिलियन है, जो श्रीलंकन तमिलियन है, उनको क्यों छोड़ा, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। डेमोक्रेटिक थ्रेट हो सकता है इंडिजिनियस कम्युनिटी को, क्योंकि बाहर के लोगों को नागरिकता देंगे, वो कहेंगे नहीं ये बाहर से आए विदेशी लोग हैं, इनको आपने नागरिकता दे दी, ये गलत बात है। फिर अटैम्प्ट टू जो नेचुरलाइज किया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट भी इस रीजन के अंदर आ सकते हैं। अलाउ करता है कैंसिलेशन, जो आपने OCI रजिस्ट्रेशन वायलेटिंग एनी लॉ, दिस इज द वाइड ग्राउंड डेट मे कवर द रेंज ऑफ वायलेशन इन द माइनर ऑफेंस। ये मत पढ़ो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ऊपर का याद रखो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। अब CA क्या है, डू यू हैव ए वैलिड डॉक्यूमेंट, जो आप आए हो, अगर यस तो आप लीगली सिटीजन हो।
सी कुछ नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब आपकी नागरिकता भारत की हो या नहीं हो। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि आप भारत की नागरिकता प्रूफ कर सकते हो तो यस, तो आप भारत के नागरिक हो। अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर आपको इधर आना पड़ेगा, नो तो इधर आना पड़ेगा। अब इधर आओगे तो आप क्या, आप 3 देश से बिलोंग करते हो, अफगानिस्तान बांग्लादेश से? अगर यस तो इधर आ जाओगे, अगर नो तो आप इलीगल रेसिडेंट्स हो, क्योंकि उन 3 देश के आदमी को हम सिटीजनशिप देंगे ना, तो आप इधर आ जाओ। अब ये बताओ भारत में कब आए थे, 2014 के बाद आए या पहले आए थे? अगर हम बाद में आए हैं, सॉरी बाद में आए हो, बिफोर बाद में आए हो, तो इलीगल रेसिडेंट्स हो आप, आपको नागरिकता नहीं मिलने की, ठीक है। और 2014 के बाद में गलत हो गया है, उल्टा कर दिया इसने, ये उल्टा कर दिया, ये थोड़ा उल्टा हो गया, बिफोर होना चाहिए था, बिफोर 2014 कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, ये बिफोर 2014 में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा बिफोर, ये रहा द कम्युनिटी हु हैड कम टू इंडिया टिल 31 दिसंबर 2014, जो पहले आ गए हैं, थोड़ा उल्टा हो गया इसमें, ये याद रखना। तो ये है, तो आपको नागरिकता मिलेगी, उसके बाद वो सोच के नागरिकता देंगे। अगली न्यूज़ आती है, वो आती है एंटी ट्रैफिकिंग लॉ इन इंडिया। अभी क्या एक बिल आया पार्लियामेंट में और उसमें बात की गई है, वहाँ इसमें ही समझाता हूँ आपको, इसमें ही चलता हूँ, ईजी होगा मेरे लिए भी और आपको पेपर पढ़ना भी ईजी होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो पहली चीज़ आती है, देखो रोज़ आ रहा है आर्टिकल एक अफगानिस्तान के ऊपर, मैं आपको 3 दिन से लगातार बता रहा हूँ। कल मैंने बताया था आपको कि जितने भी आपके सेंट्रल एशिया है, पूरा एशिया जो है उसको एक होके पाकिस्तान को साथ लेके कहीं ना कहीं काम करना चाहिए अफगानिस्तान के इशू के लिए। उससे पहले दिन मैंने बताया जितने शार्क नेशन है, आपके नेशन है, उनको साथ आके काम करना चाहिए शांति के लिए, क्योंकि शार्क में क्या है कि अफगानिस्तान भी आता है, तो सब नेशनों को साथ आके अफगानिस्तान के लिए काम करना चाहिए। आज क्या बोल रहा है, यूनाइटेड एशिया वॉइस, जो एशिया की वॉइस है उसको यूनाइटेड करके अफगानिस्तान के लिए काम करे। एशिया वॉइस क्या, कि जो आपकी यूनाइटेड बोले यूनिफाइड एशिया वॉइस फॉर अफगानिस्तान, कि यूनिफाइड पूरी एक वॉइस एक करो और अफगानिस्तान के ऊपर काम करो। यूएस था, नाटो था, वो विड्रॉल कर गया उसमें से। फिर शंघाई कॉपरेशन की मीटिंग हुई, इसमें बात की गई, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने बोला शांति आनी चाहिए चीज़ों के अंदर। फिर उसके बाद अंदर डिक्लेयर किया गया, जो आपका तालिबान था, लीडर्स थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको टेररिज्म घोषित कर दिया था, उनको टेररिस्ट कैटेगरी से थोड़ा बाहर निकालो, क्योंकि आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा ना उनको साथ लाने के लिए, वो करो। फिर इंडिया ने जो बिल्ड किया, इफेक्ट लगाया ट्रेड में अफगानिस्तान में, वो लॉस हो सकते हैं जो आपको सलमा डैम बनाया है, उसके बाद पार्लियामेंट डेवलप की है, उसके बाद स्कूल्स बनाए हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, फ्रेंडशिप रोड डेवलप की है, तो इनमें सब में प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। फिर जो न्यू दिल्ली ने मतलब कि ओरिजिनली वहाँ पे चीज़ें काम की, ओपन टॉक किया, तालिबान के साथ करना चाहिए। उसके बाद जो करते हैं कि ये फॉर्मल डायलॉग है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 2016 से हमारा डायलॉग नहीं हुआ है। 2020 में हमने 2019 में ट्रेड और बंद कर दिया पाकिस्तान से, क्योंकि ट्रेड क्यों बंद कर दिया, उन्होंने हमारे जो पुलवामा अटैक किया था उसके बाद, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकिंग है उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहिए। उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड था, जो पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान जाता था बाय रोड, वो भी ब्लॉक हो गया। तो हमने फिर छाबार का रास्ता अपनाया कि यहाँ से छाबार पोर्ट भेजेंगे, छाबार से एक रोड डेवलप करेंगे, आपको वो अफगानिस्तान में सप्लाई करेंगे, तो वो एक चीज़ें हैं। तो इंडिया को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। इंडिया जो बाइकआउट कर रहा है वन रोड इनिशिएटिव को 2017 को, तो वो ठीक है, वो बाइकआउट कर रहा है, पर अफगानिस्तान कहीं ना कहीं उसमें उसके तरफ ना चला जाए, तो इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। फिर इंडिया की बात नहीं कर रहा पर्टिकुलरली, ये बोल रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अफगानिस्तान को शामिल करो। यूएस ने जो क्वाड बनाया है, यूके, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इस क्वाड को भी आगे लाना चाहिए। उसके बाद इंडिया को स्क्वाड में नहीं रखा है, इंडिया को इंक्लूड ही नहीं किया है, ये गलत बात है, इंडिया को भी करना चाहिए था। फिर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, वो बोलती है कि जो तास्किन, कराची, इन जगह जगह जो बात हुई है वो बात को आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया की विंडो को ओपन करो ताकि सारे देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये सब देश साथ आ पाएँ और ओपन टॉक कर पाएँ उनके इशू को सॉल्व करने के लिए। फिर कुछ व्यू बताते हैं, जैसे तास्किन, इन सब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इन्होंने भी लाइट दी है, क्योंकि ये सारे एरिया कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के आसपास हैं, तो इन रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारी बात ये करें, पुश द कनेक्टिविटी। सेंट्रल और साउथ एशिया की जो कॉन्फ्रेंस है जो होनी है, मतलब चीज़ों की बात हुई। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन से जो पुराना रूट था ना आपका, जो आपका
पुराना रूट था। पुराना रूट कौन सा? जो आपका ओल्ड सिल्क रोड थी ना, उस रोड को दोबारा से देखो। ओल्ड सिल्क रोड थी जो आपकी आती थी इंडो गंगे से और यूरोप के और आपके रशिया के देशों को कनेक्ट करती थी। और हम तक्षशिला और गंधार और तरमिज जो यूनिवर्सिटी थी, हिस्टोरिकल स्कूल्स थे, उनको जोड़ती थी। कहीं ना कहीं इस रोड को दोबारा से प्रैक्टिकली कनेक्टिविटी करो ताकि शांति वहाँ भी बने और यहाँ भी बने। तो इन्होंने सारा कुछ ये बोला है। फिर ट्रांस जो अफगान रेल रोड है टू कनेक्टेड होगा कि चाइना से, BRI से, उन सब चीज़ों भी कनेक्ट करो। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को ऐड करो और उसके ऊपर बात करो। उसके लिए जो बंदर अब्बास के होता हुआ जाएगा। बंदर अब्बास कहाँ है? ये आपका ईरान में है, छाबार पोर्ट के बिल्कुल उसके उसी का पार्ट है। फिर उज्बेकिस्तान पाकिस्तान मोमेंटम जो साइन हुआ है, अंडरटेकिंग द ट्रांजिट ट्रेड करेंगे, एग्रीमेंट हुआ है उज्बेकिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर, AUPTT के ऊपर। तो ये कुछ ट्रेड है कि ऐसा है कि आप जो काम कर रहे हो, अगर उस एरिया में शांति नहीं रही तो आप उस एरिया को काम को कैसे कर पाओगे। उज्बेकिस्तान ने कैलकुलेट किया है कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसके नेबर में प्रॉब्लम है। तो वो जानता है कि अफगानिस्तान में उसके बिल्कुल क्लोज है ओशन के, अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाएगी। सेकंड थिंग बोलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है थ्रू पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, गारंटी फॉर द सेफ्टी पासिस फ्रॉम द तालिबान। तो कहीं ना कहीं तालिबान से ही बात करनी, इतना सारा आप काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तालिबान से आस पास से होगा, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, जो पार्ट है चाइना का BRI का, देर कनेक्टिविटी इनिशिएट कर रहा है, तो वो सम ऑफ द जो चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वो भी अगर आप मैप देखोगे POK का, वहीं पर अफगानिस्तान भी टच करता है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं। ये सारी बात इसी ऊपर बात ये करेगा घुमा फिरा के कि जो है तालिबान को कैसे करना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, बॉर्डर इशू भी है पाकिस्तान से सब कुछ, फिर पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। फाइनली साउथ एशिया मस्ट बी लर्न फ्रॉम द सेंट्रल एशिया कि जो रिसेंट एग्जाम्पल है मतलब चीज़ों का, उन्होंने कैसे सॉल्व किया अपनी चीज़ों को। फिर यही है कि एंगेजमेंट होना चाहिए स्ट्रेटेजी के अंदर पाकिस्तान की, फिर सबको साथ आना चाहिए। सेंट्रल एशिया आप कुछ मत रखना, मैप रख लेना सामने अपने और देख लेना अफगानिस्तान कहाँ है, उसके आसपास में जो काम चल रहा है वहीं भी मार्क करते रहना। आप आंसर लिखोगे, मैप दिमाग में होना चाहिए, आप पूरी चीज़ें लिख दोगे अच्छे से। बाद में यही बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम जो सिल्क रूट डेवलप करेंगे तो हम अच्छे से सिल्क रूट डेवलप करेंगे। अफगानिस्तान उसका कहीं ना कहीं पार्ट है, कंधार, तो कंधार को भी हम शांति के लिए लाना चाहिए। दूसरी जो आती है वो आती है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कई बार बता चुका हूँ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, आपके कोलासिब जो डिस्ट्रिक्ट है और छछर करके जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, कोलासिब जो डिस्ट्रिक्ट मिजोरम की, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो नाम याद रखना, छछर किसकी है? आसाम की, AC जो AC कंडीशनर होता है, और कोलासिब किसकी है? MK किसकी है? वो मिजोरम की है। बस ये जो याद रखना। तो वहाँ के CM चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। अब ये जो है ये हाईलाइट पढ़ लेना बस, और कुछ मत पढ़ना। कोई बिल लाया जा रहा है, मतलब बिल नहीं है, तमिलनाडु के ऊपर केस स्टडी है, पढ़ना है पढ़ लेना। पर ये क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या कुछ खामियां हैं, बहुत सारी आपको पता ही है, आप खुद सोचना है। कुछ मैं बताता हूँ कि जो सर्वे कराया गया कि 88% रिस्पॉन्स मिला, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं ऑनलाइन टीचिंग में। लैक ऑफ इंटरनेट, लैक ऑफ रूम स्पेस नहीं है घर में, लैक ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं है, परचेज करने पड़ते हैं इंटरनेट सर्विसेज को, उसके साथ साथ फ़ोन, कंप्यूटर, हेडफोन परचेज करने पड़ते हैं। एक तो सैलरी नहीं मिल रही है, ऊपर से ये सारी चीज़ों का बर्डन बढ़ गया है। और फिर इन्होंने ये बोला है, फिर देर इज़ दैट दीज टीचर हैड फिजिकल एंड इमोशनली एंड मतलब कि कनेक्टेड थे, पर वो ऑनलाइन एजुकेशन में ये कहीं ना कहीं चीज़ें मिस हो गई हैं। फिर सैलरी नहीं, ये सैलरी के ऊपर है पूरा जो एडिटोरियल है। इसमें बताया गया कि UGC क्वालिफाइड जो क्वालिफिकेशन जो बोलता है कि 1600 रुपये पर डे मिलने चाहिए और 40,000 पर मंथ मिलने चाहिए, जो टीचर्स होते हैं उनको मिलने चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो ये पूरे सैलरी के ऊपर है, तो ये बर्डन है ऊपर से सैलरी भी बहुत कम दी जा रही है। दूसरी आती है, देखो पूरी दुनिया में कहीं पे फ्लड है, कहीं पे आग है, कहीं पे लैंडस्लाइड है, क्या चल रहा है आपको नहीं पता। चाइना में कितनी तकड़ी फ्लड आई हुई है, बीजिंग सब डूब गया, कई बिलियन का नुकसान हो गया है चाइना का। इवन यूके और तुम्हारा यूरोपियन के ऊपर ये पूरा यूरोप पानी की बाढ़ में खड़ा है। उधर आपका पूरा फ्लोरिडा USA का पूरा बाढ़ में खड़ा है, कैलिफोर्निया आग के अंदर है, इटली आग के अंदर है, फ्रांस आग के अंदर है, आपका पूरा साउथ इंडिया पानी की बाढ़ में अंदर खड़ा है, इंडोनेशिया पेंडेमिक से जूझ रहा है। आपको मैं पूरी कंट्री गिनवा सकता हूँ क्या क्या चल रहा है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया पूरा ये टेररिज्म से जूझ रहा है। ये क्या चल रहा है? सबसे बड़ा कारण जो है ये जो डिजास्टर है क्लाइमेटिकल चेंज, बर्फ़ पिघल रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, ये सब प्रॉब्लम
क्रिएट हो रही हैं। तो इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, लर्न लेसन फॉर इंडिया। इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के सामने प्रॉब्लम आएंगे कि चीज़ें वही हैं कि डेवलप करनी चाहिए, जो डिजास्टर रीसेलेंस प्रोग्राम्स हैं उन पर वर्क करना चाहिए, जो कुछ एरिया आइडेंटिफाई करने चाहिए, फ्लड प्रोनी एरिया कौन कौन से आपके रीजन में, अर्जेंट बेसिस पे कुछ रिवर के मतलब बनाने चाहिए। फिर रिवर कनेक्टिंग में एक और लिख लो, रिवर कनेक्टिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, रिवर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए, रिवर कनेक्टिंग प्रोग्राम होने चाहिए कि फ्लड हो तो दूसरी जगह छोड़ दो पानी को। ये सब चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। ये आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्लाइमेटिकल चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग विल बी कंटिन्यूअस, मैंने बताई ही दी आपको सारी चीज़ कि फ्लड है, रेनफॉल बिकम अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है स्ट्रेटेजी में। अब कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, डिजास्टर में, सब में होना चाहिए ना, इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ों से सीखना चाहिए। दूसरा जो एडिटोरियल आता है, नीड फॉर एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। अब इसकी ज़रूरत क्यों है एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की? क्योंकि जो ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर, मतलब कि मतलब यहाँ से ख़रीदना और कहीं पे जाके बच्चे को बेच देना, ये सारी जो समस्या दिख रही हैं, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की ज़रूरत है। तो ये क्या बोलता है, मैं आपको ये बताता हूँ कि एंटी ट्रैफिकिंग लॉ हमें क्यों चाहिए। ये इसमें रीज़न है कि सेवरल अदर क्राइम जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं क्राइम्स, उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की ज़रूरत है। अब ये बताएगा, कुछ स्टोरी बताएगा कि रियलिटी के थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, पुअर जो सेक्शन के सोसाइटी के, उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है। नॉट नेशन कैन कॉल इट सेल्फ ए सिविलाइज। देखो ये पूरी स्टोरी पढ़ना है, ये स्टोरी पढ़ना, मैं इसे हाइडलाइन नहीं की है कि कैसे उठाया गया बच्ची को, कैसे 20,000 बेचा गया, उसने तीसरे को बेच दिया, और बच्ची की क्या उम्र थी, इतने साल थी, नाम सही नहीं है, इतने साल थी। तो देखो क्या क्या चलता है कि रियलिटी क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर्स जो सेक्शन से हैं, उनको मतलब कि नो नेशन कैन बी कॉल इट सेल्फ सिविलाइज इफ इट ट्रॉलिट, मतलब खरीदना जो चल रहा है, बच्चियों को, डॉटर्स को बेचना खरीदना जो चल रहा है, आप कैसे किसी नेशन को सेफ बता सकते हो अगर ये काम कंटिन्यूसली है। बचपन बचाओ आंदोलन है, ये भी चल रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए। वी कवर 12,000 किलोमीटर विद 1.2 मिलियन पीपल ऑन द फुट विद ए सिंगल डिमांड दैट इंडिया मस्ट बी पास ए कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ट्रैफिकिंग लेजिस्लेशन आना चाहिए। और ये हमारा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है, आर्टिकल 23 आप पढ़ लेना, वो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो चीज़ें हैं कि ट्रैफिकिंग इंक्लूड क्या करता है, सोशल इकोनॉमिकल कॉज भी लेके आता है। अपने ट्रैफिकिंग की नहीं है, उसके साथ और सोशल इकोनॉमिकल कॉज होता है, क्राइम के पनिशमेंट में होता है ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को भी आपको स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। फिर ये बताते हैं अचीवमेंट ऑफ द बिल को नेसेसरी है, बिल ऐसा आना चाहिए, बिल होना चाहिए, एडुकेट एलोकेशंस होना चाहिए सोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर कुछ कोविड-19 की बात करते हैं कि नीड ऑफ लॉ, कोविड-19 बहुत ज़रूरत है, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, स्कूल क्लोज हैं, लॉस ऑफ पेरेंट्स, अपने माँ बापों को खो दिया है। तो जो BBA है आपका, बचपन बचाओ आंदोलन, उसके हिसाब से बोलता है गवर्नमेंट एजेंसी से डेट हैज़ रेस्क्यू ऑलमोस्ट 9,000 चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्रैफिकिंग। उन्होंने 9,000 बच्चों को मतलब ट्रैफिकिंग से बचाया पहले लॉकडाउन में। देखो पहले लॉकडाउन में, दूसरा तो बहुत ही खतरनाक था, तो उसमें तो कुछ बुरा ही हाल होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ए क्राइम इन द सेल्फ बट इट इज़ ऑल्सो, मतलब प्रोपेडली वो और भी क्राइम को जन्म देता है। कैसे? ब्लैक मनी को, क्योंकि ब्लैक मनी में सारा काम चलता है। चाइल्ड बॉर्न लेबर, किसी ने खरीदा उसे कहीं जो चिल्ड्रन लेबर में लगा दिया, जल्दी शादी कर दी। प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देता है, बॉन्डेड लेबर, फोर्स बेगरेर, मतलब कि बच्चे को भीख मांगने के छोड़ देते हैं। ड्रग रिलेटेड क्राइम, करप्शन, जो आपका टेररिज्म और इलिसाइट बिजनेस, इनको भी बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग अपने साथ साथ। और भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंटी ट्रैफिकिंग लॉ होना चाहिए, मॉरल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। हमारा देश 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं आया जो एंटी ट्रैफिकिंग को रोक पाए। तो सारी बात इन्होंने यही की है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं इंडिया में कौन कौन से लॉ ऑलरेडी हैं। बिल प्रपोज करता है कि स्ट्रेंथिंग होना चाहिए हमारा पनिशमेंट, इंक्लूडिंग द जो हेफ्टी फाइन होना चाहिए, सीज होनी चाहिए प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसा इंसान काम करता है, क्योंकि सारा काली कमाई उसने ट्रैफिकिंग से कमाई है, उसकी भी सीज होनी चाहिए। बिल ऑल्सो एक्सटेंड बियॉन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके अलावा भी जो आपके ट्रांसजेंडर हैं इनके ऊपर भी, इनको भी ऐड करना चाहिए। द ड्राफ्ट ऑल्सो डज
away with the provision of victim necessary need to transport it from one place to another place to be defined as a victim। मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आप डिफाइन करो। फिर कुछ चीज़ें और बताई हैं कि डेफिनेशन इंक्लूड द मिनिमम एक्सप्लोरेशन प्रोस्टिट्यूशन, सब चीज़ें एक तरह से उसमें डिफाइन करो। अब इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या है कि लॉ एक्सटेंडेड होगा ऑल द सिटीजन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। Person or any ship or aircraft registered in India wherever it may be carry Indian citizen wherever they may be। तो मतलब एक ऐसे तरीके से फॉरेन नेशनल सब इसमें एक तरह से रखे जाएंगे। एक्टिव जब भी एक्ट बन जाएगा उसके बाद हम पढ़ लेंगे इन सब सारी चीज़ों के बारे में। जो डिफेंस पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर हैं, पैरामिलिट्री स्टाफ और एनीवन पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी, तो ये भी पूरा एक्ट ये बन जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। थोड़ा मैंने इसमें ऐड किया है, क्यों थोड़ा पढ़ पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रैफिकिंग को रोकता है नहीं रोकता? बिल्कुल रोकता है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 23 वो बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कि प्रोहिबिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट भी है हमारे पास 1956, बहुत पुराना हो गया देखो। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में हमने ट्रैफिकिंग को भी मतलब ऐसे क्रिमिनलाइज किया हुआ है। सेक्शन 370 और सेक्शन 370A ऑफ आईपीसी, ये आर्टिकल 370 नहीं है, आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का, तो उसके अंदर भी क्राइम के अंदर ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पर्टिकुलर बिल भी है, पर वो 1956 का है। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उस जमाने का है, तो हमें एक नए बिल की ज़रूरत है। दूसरी आती है धौलावीरा इन द गुजरात। अब ये क्या है, धौलावीरा एक साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। अब इस साइट को क्या बनाया गया है, इसे 40, क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है ना, वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की मीटिंग चल रही है, तो उसमें बहुत सारी साइट को जो रिकमेंडेशन भेजा गया था कि आप इन साइट को देखो, तो पहले रामप्पा टेम्पल हुआ और अब ये धौलावीरा की जो गुजरात में है उसको यूनेस्को हेरिटेज में ऐड कर दिया। तो इंडिया में 40 टोटल यूनेस्को की हेरिटेज साइट होगी, चाहे वो कल्चर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे वो मिक्स हो, तो टोटल 40 हो चुकी हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन है धौलावीरा, जो प्रेजेंट है गुजरात के अंदर, और इट इज़ द 40 यूनेस्को साइट होगी इंडिया में। रामप्पा भी रिसेंटली संडे को ही की गई है। और ये कब बनी थी, मतलब कि इस जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेटल इन द साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम इस डेट से, मतलब थर्ड मिड और सेकंड मिलियन BC में, मतलब ये थी। डिस्कवर किया गया था 1968 में, इसको डिस्कवर किया गया था। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या थी, इसके अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म था, स्टोन कंस्ट्रक्टेड ऑफ द स्पेशल ब्यूरल स्ट्रक्चर थे यूनेस्को के हिसाब से। और ये कॉपर और शेल, स्टोन, ज्वेलरी, टेराकोटा, इन सब की बहुत बढ़िया चीज़ें इसमें मिलती थी। ये लोकेटेड है कच्छ में, धौलावीरा कच्छ एरिया, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, डेटेड बैक, अगर आप BC में जाओगे तो 4000, मतलब अब से 4500 ईयर अगो इसकी जो डेटिंग है, कार्बन डेटिंग, ऐसा माना गया है। 2014 में इसमें बात की गई थी ऐड करो, और 2020 में तो थी, तो सबमिट किया गया था कि आप धौलावीरा को भी ऐड करो इसके अंदर। कल्चर मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी समय समय बोल पाए कि धौलावीरा वॉज द इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी लिंकेज रखता है विद द पास्ट, तो वहाँ पे धौलावीरा सिटी भी डेवलप की जा रही है। तो यही सारी चीज़ धौलावीरा के बारे में है। ये लोकेटेड है आपकी कादियार बियत करके आइलैंड जो है, कहाँ पे, ग्रेट रन ऑफ कच्छ के आसपास ये लोकेटेड है। और ये सब चीज़ इसके अंदर है, ये आप खुद पढ़ लेना, ये आप खुद पढ़ लेना। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दिया, सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि लोकेशन कहाँ है, कच्छ के एरिया में है। वहाँ पे कच्छ में डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है और ग्रेट रन ऑफ कच्छ पड़ता है, उसके आसपास की बाउंड्री है। फाइंडिंग क्या क्या हुआ था इसके अंदर, जैसे मोहनजोदारो और ये आपकी ग्रेट बात मिला था, तो यहाँ पे भी एक तरह से पानी का सिस्टम बहुत अर्ली डेवलप था। ये सारी चीज़ें हैं, शील मिली, पोइट्री मिली, ये सब मिला। फिर कुछ मेजर हड़प्पन सिटीज़ हैं, जैसे मोहनजोदारो होगी, हड़प्पा हो गई, हड़प्पा होगी, मोहनजोदारो होगी, राखीगढ़ी होगी, कालीबंगा होगी, रूपनगर होगी, आपकी गनीरीवाला होगी और धौलावीरा होगी। धौलावीरा जो है 5th लार्जेस्ट साइट है और राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है। राखीगढ़ी लार्जेस्ट हड़प्पा साइट है, वाइल हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड गनीवाला इन पाकिस्तान, रेस्ट इन इंडिया। तो आप याद रख सकते हो। राखीगढ़ी कहाँ है आप कमेंट में बताना, और कालीबंगा कहाँ है, रूपनगर कहाँ है, ये कहाँ पे है आप कमेंट में बताना। तो ये टोटल जितनी साइट है हमारे इंडिया में 40, ये भी। सबसे पहले कौन सी याद रखो, बहुत सारी एक साथ हुई थी। तो सबसे पहले आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा और ताजमहल, ये 4 जो हैं सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने ये 4 हैं। तो आगरा के कौन कौन से हैं देखो, आगरा का आगरा फोर्ट है और ताजमहल है, ये आगरा के हो गए। अजंता एलोरा ये महाराष्ट्र के होगी दोनों।
तो सबसे पहले आपकी ये चारों एक साथ रखी गई, फिर बाद में ऐड करते गए, बढ़ती गई, ऐड करते गए। आप सोचोगे 2-2 नाम क्या है ये, पहले ये 1987 में ऐड किया गया, फिर निकाल दिया गया बाद में, फिर 2004 में फिर ऐड किया गया। ये 3 बार ऐड हुआ आपका जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया का। तो ये सारी कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। फिर अभी एक डाटा पेश हुआ है आपका पार्लियामेंट के अंदर, उसमें बताया गया कि नो लैंडलेस फार्मर इन न्यू डाटाबेस। अभी जो डाटाबेस आया है तो उसमें सारे जो लैंड रिकॉर्ड है, ऑनलाइन किया गया लैंड रिकॉर्ड को, तो जिनके पास ज़मीन नहीं होगी, लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो तो डाटाबेस से बाहर ही हो जाएंगे। तो नहीं, उनको आइडेंटिफाई अलग किया गया लैंडलेस फार्मर को, और जिनके पास लैंड है उनको अलग अलग डाटाबेस तैयार किया गया ताकि उनके लिए जो भी पॉलिसी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, टेक्नोलॉजी को ला पाएँ। तो उसके लिए एक न्यू है एग्रीस्टेक, इसके बारे में बताऊँगा ये है क्या। एक तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, मतलब चलो ये अगले वीडियो में बताता हूँ, यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ इस वाली वीडियो को, थोड़ा गला भी सूख रहा है। सेकंड पार्ट डालता हूँ इसका, सेकंड पार्ट बहुत सारी चीज़ बतानी है आपको ये बताना है, पीएम केयर फंड बताना है, ऑर्फन जो स्कीम है इंडिया में सारी बतानी है। उसके बाद आगे चलोगे तो आपको ये भी बताना है पार्लियामेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री मोशन। शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो इसमें, पार्लियामेंट्री इन सब चीज़ों के बारे में कि सेंसेक्स मोशन क्या होता है, सारे मोशंस बताऊँगा पार्लियामेंट के। लास्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताऊंगा, और आगे भी और कुछ है। तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और सेकंड वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए रिकॉर्ड करूँगा तो आपको भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। देखो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उठाने पड़ेंगे, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं उठाओगे तो कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो इतनी लंबी है, पर आपको उससे सीखने की कितनी चीज़ मिल रही है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।